नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आप हमारे भारत के भूगोल पर आ चुके हैं और भारत के भूगोल का ये प्रैक्टिस सेट 2 है दोस्तों। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है और 1 देखने के साथ साथ हमारे चैनल पे हिंदी, इतिहास के सारे और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्यूटर बिल्कुल, और इसके साथ साथ संस्कृत के भी प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और आप अपने एग्ज़ाम में अब की बार 2021 में ख़त्म होने वाला है 2022 कोरोना के बाद आप नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट 2 देखें। कह रहा है कि पृथ्वी कहाँ स्थित है। शुक्र और मंगल के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है, शुक्र और बृहस्पति के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो हमारी पृथ्वी स्थित है वो शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। अब निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? एकदम इम्पॉर्टेंट। आप बिल्कुल परीक्षा हाल में जाने से पहले इन वीडियोस को, प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर देख के जाएं, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। निम्न में से किसको नीला ग्रह कहा जाता है? तो मंगल, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति। तो पृथ्वी तो आप लोग जानते हैं कि जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले देखिए, निम्न नगरों में एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नज़दीक है। अब ये जकार्ता भी है, सिंगापुर भी है, कोलंबो भी है, मैक्सिको है, लेकिन इन चारों में सबसे नज़दीक अगर कोई है दोस्तों तो वो है हमारा ऑप्शन डी, सिंगापुर। बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आप देखें यहाँ पर दिन एवं रात, अब देखो प्रमुख यामोत्तर या अंटार्कटिका या ध्रुवों पर या मध्य भूमध्य रेखा पर, ये भूमध्य रेखा है दोस्तों। तो यहाँ पर दिन और रात जो एक समान होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है दोस्तों, ध्रुव पर, अंटार्कटिका पर और यहाँ प्रमुख यामोत्तर पर दिन रात एक समान नहीं होते। अब की बार अभी आपको याद हो चुका है। और यहाँ पर दिन एवं रात एक समान होता है, इसको आप कैसे साबित कर पाएंगे? तो भूमध्य रेखा पर आप जान चुके हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो दिन रात होता है वो एक समान होता है भूमध्य रेखा पर। अब आप आगे बढ़ें दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपके एग्जाम में क्वालिफाई कराने वाला क्वेश्चन आ चुका है, सीधे आपके एग्जाम में आ रहा है कि मानचित्र पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहा जाता है। इसका बताना है। इसको देशांतर कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो कि आपके एग्जाम में आया वाला प्रश्न है कि भौगोलिक रेखाजाल, जो आप ग्लोब के ऊपर बहुत सारी रेखाएं देखते हैं तो वो ग्लोब की जो रेखाएं हैं इनको भौगोलिक रेखाजाल कहा जाता है। अब आप इसको दोस्तों भूलने वाले नहीं है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित हुआ? हमेशा एग्जाम में आता है। ब्रिटेन के हुआ, जर्मनी के, रूस से, अमेरिका का? आप ऑप्शन बताएं दोस्तों। और बिल्कुल कुछ लोगों के सही आंसर आने लगे हैं और आप भी अपना सही आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में टिक करते चलें। आप देखें कि ऑप्शन ए जो है ब्रिटेन, ये दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ। अब दुर्गापुर कहाँ है तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में है। और जो हमारा जर्मनी है तो जर्मनी के सहयोग से दोस्तों कौन सा स्थापित हुआ था? तो आप तो जानते हैं कि जो राउरकेला है वो राउरकेला वाला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से हुआ। अब रसिया के सहयोग से तो हमारा भिलाई स्टील प्लांट भी है। और आप इसके बाद देखते हैं जो हमारा बोकारो वाला है वो भी रसिया के सहयोग से 2 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के जो है स्थापित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों, आप बिल्कुल चैनल पर बने रहें। अब देखिए, निम्न में से दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित नहीं हुआ। भिलाई वाला हुआ था, दुर्गापुर वाला हुआ था, राउरकेला वाला हुआ था, तीनों में कौन सा हुआ था? तो आप जानते हैं कि इन तीनों की जो स्थापना हुई थी हमारे दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। क्या? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। अब आप इनको सभी को जान चुके हैं अगर आप हमारी वीडियो पे बने हैं और पिछले प्रश्न का आंसर आपने देख लिया है। तो निम्न में से दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित नहीं हुआ। तो दोस्तों ये सभी लोग जो है इसी में स्थापित हुए थे। इस प्रश्न का सही आंसर। अब बोकारो कारखाने में इस्पात संयंत्र कब हुआ? बोकारो को तो आप जानते हैं और अभी भी आपने जाना कि ये भी रसिया के सहयोग से इस्टेब्लिश हुआ। अब जब ये रसिया के सहयोग से इस्टेब्लिश हो रहा है तो इसने 1974 में अपना काम करना चालू कर दिया गया, जो आपके ऑप्शन बी में बिल्कुल दिया गया है। अब भारत में ऊन की पहली मील कहाँ लगाई गई? जब ये अंग्रेज आए दोस्तों तो इन्होंने वर्ष 1812 में जो पहली मील हमारी लगाई थी, कहाँ? कानपुर रीजन में इन्होंने पहली हमारे जो है ऊन की मील लगाई थी, जिसका स्वेटर हम लोग पहनते हैं। तो आप बिल्कुल चैनल पे बने रहें, बहुत अच्छी जानकारियों से आपको रूबरू कराया जा रहा है कि जो ऊन वाली पहली मील थी वो कहाँ थी? कानपुर में। अब आप इसको जान चुके हैं। अगला प्रश्न देखें, भारत में कागज़ की पहली फैक्ट्री कहाँ हुई? जो कागज़ की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई वो पश्चिम बंगाल में हुई। और पश्चिम बंगाल एक ऐसा रीजन था जो बिल्कुल अंग्रेज़ों के लिए बहुत प्रिय था। और अंग्रेज़ लोग लगातार जो भी परियोजनाएं विकास किए वो खाली अपने फ़ायदे के लिए।
अब देखिए सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? तो जो सोने का रेशा है वो जूट उद्योग को कहा जाता है, सोना या स्टील या लोहे को नहीं कहा जाता। सोने का रेशा जो उद्योग है वो जूट को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। आप देखें एसीसी सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? हमेशा एग्जाम में आता है कि एसीसी सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, तो आप बिल्कुल इसके आंसर में देख पा रहे हैं दोस्तों कि वर्ष 1936 में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री जो है स्थापित हुई, ये स्थापित हुई। आपके एग्जाम में आया वाला प्रश्न, आप बिल्कुल इसको याद रखें कि एसोसिएट सीमेंट कंपनी, ये जो एसीसी आप यहाँ देख पा रहे हैं इसको एसोसिएट सीमेंट कंपनी कहा जाएगा, ये इसका फुल फॉर्म भी आप याद रख लें। अब अगला देखें दोस्तों, जो आप दोस्तों अभी इतनी महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों कि ये आप हमेशा एग्जाम में आते हैं कि नेपा नगर किसके लिए फेमस है, तो अब आप जान लीजिए अखबारी कागज़ के लिए। और ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई चुर्क और कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। और झरिया का तो नाम आप जो है जानते ही होंगे, जिसमें गाने में भी है बलम गईले झरिया वाला एक गाना भी है। तो आप देखें कि कोयले के लिए बिल्कुल फेमस है झरिया, और यहीं पर वो बलम गए थे काम करने के लिए। बलम गए झरिया एक गाना भी है, आप बिल्कुल वो गाने पे जो है सुनाया जाए कभी ना कभी आपको। और पलामू लोहरदगा ये बॉक्साइट के लिए बिल्कुल फेमस है। आपके एग्जाम में आता है कि पलामू किस लिए फेमस है, तो ये बॉक्साइट के लिए फेमस है, इसको आप याद रखिएगा। अब ये पिंपरी पेंसिलिन उद्योग के लिए फेमस है। और मुंबई वालों को तो आप जानते हैं कि सिनेमा के लिए बिल्कुल है। और ये श्रीरामपुर जो है, श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में पहली कागज़ की फैक्ट्री स्थापित की गई थी वर्ष 1812 में। आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण स्क्रीनशॉट लेके आप इसका रखें। अब ये अलास्का केल्विन एल या एल नीनो है दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है, एल नीनो। तो ये जो है दोस्तों ये गर्म जलधाराएं हैं या ठंडी जलधाराएं या नदी का नाम है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो अलास्का है, ये केल्विन है और ये एल नीनो है, ये सभी एक जलधाराएं हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं और वो भी गर्म जलधारा है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। बेरिंग जल संधि किन दो देशों के मध्य है, हमेशा से पूछा जाता है। और ये पूछ लिया जाता है कि स्पेन और मोरक्को में है, अलास्का एवं रूस के मध्य है, एशिया एवं अफ्रीका में है। तो आपको इसका सही आंसर हमको बताना है दोस्तों, या कि भारत श्रीलंका में है या एशिया अफ्रीका में है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कि बेरिंग जल संधि कहाँ है, अलास्का और रूस के मध्य है, हमेशा एग्जाम में आता है। और ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर है, तो ये दोस्तों ये जो बेरिंग सागर है, ये बेरिंग सागर और इसके साथ में चकसी सागर को ये जोड़ता है। ये जो जल संधि है ये बेरिंग सागर और चकसी सागर के मध्य है। अब आप स्पेन और मोरक्को के बीच देखते हैं, तो स्पेन और मोरक्को के बीच कौन सी जल संधि है, इसको आप हमें ऑप्शन में टिक करके बताएं दोस्तों। और एशिया और अफ्रीका के बीच में कौन सी है, तो इसको बताएं। और भारत और श्रीलंका के बीच जो है, तो आप उसको जानते हैं कि इसी को तो पाक जल संधि कहते हैं। ये जो भारत श्रीलंका के मध्य है पाक जल संधि कहाँ पर पड़ती है, तो आप जब इसको हमारा ये वाला रीजन देखेंगे, ये लटक रहे हैं भाई साहब श्रीलंका, तो ये जो एरिया है मन्नार की खाड़ी वाला एरिया, उस एरिया को जो कहा जाता है दोस्तों, क्या इस हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में है, और उसी को कहते हैं पाक जल संधि। अब आप ये आपको याद हो चुका है। और आप ये भी जानते हैं कि जिब्राल्टर जो है जल संधि, वही है स्पेन और मोरक्को के बीच में। तो ये भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को, जो स्पेन और मोरक्को के मध्य है दोस्तों, इसी को कहते हैं जिब्राल्टर। ये आपके एग्जाम में आता है कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों के मध्य हुई है, तो स्पेन और मोरक्को के बीच है। अब आप इसको याद रख पाएंगे। और एशिया और अफ्रीका वाले रीजन के लिए तो आप तो जानते हैं कि जो बाब अल मंडेब है, बाब अल मंडेब जल संधि, ये जो है दोस्तों एशिया और अफ्रीका दोनों रीजन है। आप जानते हैं कि जो अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी और लाल सागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर यहाँ पे है, ये आपका क्या बाब अल मंडेब जल संधि। आप इसको याद रखें, आपके एग्जाम में आने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विस्तृत वीडियो के पार्ट है, आप हमारे चैनल पे आएँ और प्लेलिस्ट देखें, आपको सभी जल संधियों के बारे में विस्तृत बताया गया है। डोबर जल संधि बहुत बार एग्जाम में आई है कि डोबर जल संधि किन के बीच में है। आपके एग्जाम में आता है फिरंगियों के देश फ्रांस, जो फिरंगी हैं, फिरंगियों का देश कौन सा है, अंग्रेज़ों का ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य है।
ओमान और ईरान के मध्य है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो डोबर जल संधि है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अंग्रेज़ों के नाम है और ये है फिरंगियों के देश इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में डोबर जल संधि है। अब ये आपको भूलने वाला नहीं कि यही फिरंगी लोग हैं जो हमारे देश को इतने समय तक गुलाम बना के रखे और 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान के रूप में हमको बांट के हमारे भारत को दिए हैं। तो इन्हीं के यहाँ डोबर जल संधि हुई है। अब आप अगला देखें, आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण आता है कि महाद्वीपों के उच्चतम पर्वत। आपसे सीधे पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। तो अब आप बता सकते हैं कि ये उच्चतम पर्वत है एशिया का और ये नेपाल एवं तिब्बत में स्थित है। अब एकांकागुआ जो है ये दक्षिणी अमेरिका और अर्जेंटीना। तो ये जो एकांकागुआ है दोस्तों, ये उच्चतम पर्वत श्रेणी ये अर्जेंटीना में पड़ती है और अर्जेंटीना देश है दक्षिणी अमेरिका का। अब किलिमंजारो हमेशा एग्जाम में आता है अफ्रीका वाली। तो ये कहाँ है दोस्तों? तो किलिमंजारो जो पर्वत है ये सबसे ऊंचा पर्वत है अफ्रीका का, आपके एग्जाम में आता है। तो अब आप भूलने वाले नहीं हैं। अब आप एल्ब्रुस पर्वत को भी जानते हैं कि जो रूस और यूरोप में, यहाँ का जो पर्वत है ये रूस और यूरोप में पड़ता है। आप बिल्कुल इसको अपने दिमाग में बैठा के रखें, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखें भारत की पहली ट्रेन किसके कार्यकाल में चली। तो हम तो जानते हैं डलहौजिया को, कि डलहौजी ने ही तो चलाया था ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में 1853 में। अब आपको ये याद हो चुका है कि 1853 में जो 34 किलोमीटर रेल चली थी वो कहाँ से चली थी? तो इसी मुंबई और ठाणे के बीच में हमारी पहली रेल इस डलहौजी के शासन में चली थी। और ये वही डलहौजी है जिसने हड़प नीति के तहत रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को राजा नहीं माना था। ये वही डलहौजी है। लॉर्ड कैनिंग को आप जानते हैं, लॉर्ड मेयो को भी जानते हैं। विस्तृत वीडियो के पार्ट हैं, सबके बारे में चर्चा की गई है। आप चैनल पे हैं और वीडियो को देखें। बिल्कुल। तो भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ? 1919 में, 1911 में या 1912 में, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो आप ये बैठ के हवाई जहाज़ पे उड़ते हैं दोस्तों, तो ये जो हवाई जहाज़ और एरोप्लेन है दोस्तों, ये एरोप्लेन 1911 में पहली बार उड़ी। और कहाँ उड़ी इसको आप वो बताएं, ऑप्शन में हमें बताएंगे। और नहीं तो हमारे चैनल के वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इलाहाबाद में कहाँ से कहाँ तक उड़ी थी 1911 में। और अगला है, पहली विद्युत से चलने वाली ट्रेन को क्या नाम दिया गया था? डेक्कन क्वीन, फेरी क्वीन, विक्टोरिया, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ जो बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन थी दोस्तों, उसको डेक्कन क्वीन नाम दिया गया था। आपके एग्जाम में आता है, अब आप इसको करेक्ट करिएगा। फेरी क्वीन बिल्कुल नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन डेक्कन क्वीन उसी ट्रेन का नाम है जो पहली बार बिजली से हमारे देश में चली थी। ये बिल्कुल बहुत प्यारी श्रृंखला है। अब मेरे बचपन का दिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ये बताना है दोस्तों कि इसको किसने लिखा था। तो इसको लिखा था किसने? कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये ऐसे वीडियोज़, क्वालिटीएबल वीडियोज़ माँ लक्ष्मी की कृपा से हमेशा आप जो है सफलता की राह पर जाने वाले हैं। अगर चैनल के सभी वीडियोज़ को आपने 2 से 3 बार मन लगा के देख लिया तो आप हमारे चैनल के, आप हिंदी, इतिहास, भूगोल जो है सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट हैं, कंप्यूटर, कॉन्स्टिट्यूशन। आप आएँ और चैनल पे बने, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और सभी को तैयारी के लिए, बिल्कुल कोरोना के बाद ऐसा काल है कि आपको सफलता मिलने वाली है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बोलो लक्ष्मी मैया की जय।